नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादी है। तो आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल अर्पित कुमार इलाहाबादिया में। तो आज हम लोग पढ़ते हैं आगे के कुछ सेक्शन जिनके बारे में मैं बात करता हूं। तो लेकिन मैं इससे पहले बात करूं तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंस अगेन वुमेन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लाया हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट देते रहें। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फिलासफर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनके कुछ चंद मिसरें आप लोगों के सामने रखता हूं कि आप लोग ज़िंदगी में जब भी परेशान होते हैं, आपको लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कंपटीशन का जितना भी बच्चे होते हैं पढ़ते हैं, साथ ही साथ जब नहीं होता तो थोड़ा हताश होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। कोई भी श्रेणी एक दिन में नहीं पार की जाती है, टाइम लगता है। पेशेंस रखिए, बिलीव करिए। धीरे धीरे आप रोज का रोज इस किसी दूसरे से compete नहीं करना, खुद से compete करना है। बेहतर करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं और आप बदल जा रहे हैं। और जो लोग आपसे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, वो आप फिर जब करके दिखा देंगे तो उनका कोई भी अधिकार नहीं बनता कि वो इंटरप्ट करें। यही बात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कही है कि पीपल हु से इट कैन नॉट बी डन शुड नॉट बी इंटरप्ट दोज हु आर डूइंग इट। तो उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए जो उस काम को कर रहे हैं। मन लगा के अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई आके ज्ञान दे रहा है, ये करने चल रहे हैं, तो किसी के दिमाग पे न लाइए, क्योंकि आपका ड्रीम है, आपको पाना है, तो मेहनत तो आपे को करनी पड़ेगी ना। बाद में जब सफलता मिल जाएगी तो 50 लोग आगे माला पहना देंगे, लेकिन उसके पहले आप ही को लड़ना है, जो भी करना है। तो विश्वास रखिए, फेथ रखिए और करते रहिए, क्योंकि वही चाह रहा है। कोई भी चीज़ आप जब तक करेंगे नहीं, सोचेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो करते रहें, मेहनत करते रहें, सीखते रहें। अपने भाई अर्पित इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब चलता हूँ, मैं आप लोगों के पूरे कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहला, तो आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के सामने कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज मैं ऑफेंस अगेन वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड बात करूंगा, जो सेक्शन 63 से लेकर 99 तक के बारे में दिए हैं। तो अब चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डिफाइन द ऑफेंस ऑफ रेप। रेप का जो पहले आप लोग रेप के बारे में देखते थे, तो रेप के बारे में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस थे वो हमारे आईपीसी में 375 376 में दिए थे। लेकिन अब जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसमें कुछ ब्रिटिश जो मोनोपाली थी या जो पहले बने थे कानून, वो ब्रिटिश चीज़ों को ध्यान में रखे बने थे। इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें नहीं था, बहुत प्रोविज़न मिस थे। सोसाइटी दिन का दिन डायनेमिक होती जा रही थी। तो हमको अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे भारतीय न्याय संहिता को अमेंड किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा ड्राफ्ट पास किया गया, प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। तो ये कुछ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ। तो जो अगर पुराना सेक्शन को साथ में लिंक करके पढ़ेंगे तो आसानी होगी। तो जो रेप है वो आपका पहले 376 में दिया था, लेकिन अब जो रेप है वो सेक्शन 63 में दिया है। और आशा करता हूँ आप लोग रेप जानते ही हैं, जब बिना कंसेंट के किसी के बिना इच्छा के बावजूद आप उसके साथ पेनिट्रेट करते हैं या कुछ भी करते हैं या कोई सेक्सुअल एक्ट करते हैं या किसी को करने के लिए उकसाते हैं, एनस, माउथ, वजाइना, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसको हम सेक्शन 63 में इसके बारे में दिया गया है। इसमें कई केस हैं। एक केस है भूपिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये केस ये कहता है कि रेप का मतलब होता है जब आप किसी वुमेन के उसके इच्छा के विरुद्ध जाके और बिना उसकी सहमति के जाके आप कोई भी इस प्रकार का सेक्सुअल एक्ट करते हैं, जो उसको एक फोर्स, फियर या फ्रॉड के जरिए आपने उसकी कंसेंट को ऑब्टेन करा है, तो वो फिर मामला आपका रेप के अंदर आता है। ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि जब आप जज बनेंगे, आपके सामने क्वेश्चन होंगे, तो आपको सामने वहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि दो आदमी हैं, वो आपस में रहते थे, वो मना कर रही थी, फिर भी उसके साथ जबरदस्ती करा। तो ये आपको इसके एसेंशियल पता होने चाहिए, तभी तो आप ये निकाल पाएंगे। जैसे गेहूं के साथ गुण फिसता है तो हमको गुण को हटाना पड़ता है ना, तब तो जाके वो आटा बनता है खाने के लिए। वैसे ही
जब आप कोई भी अपराध होता है तो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप ये पता लगा पाएंगे कि ये किस किस जगह का मसाला, इसमें क्या डालने की ज़रूरत है, या कैसे हमको खाना चावल बनाना है। तो पता होना चाहिए ना कि उसमें पानी डालना है, तभी जाके चावल बनेगा, इसे थोड़े होता है। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ गर्ल। जब आप किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव होते हैं उसके कंसेंट के, लेकिन वो रेप ही माना जाएगा अगर वो 18 साल की है। ये एक्सेप्शन दिया दिया गया है हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है, या जो हमारा पुराना आईपीसी है, क्योंकि 18 साल के पहले जो ऐसा माना जाता है कि हम वयस्क नहीं हुए होते हैं पूरी तरीके से, हमारा जो बुद्धि है, विवेक है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, हम एक एडल्ट नागरिक नहीं होते हैं। इस वजह से हम में उतनी बुद्धि नहीं होती कि हम इस तरीके के कंसेंट देने के लिए, अभी हमारा जो माइंड है वो पर्याप्त सोच समझ सकता है कि नहीं समझ सकता। इसलिए जो हमारे लेजिस्लेचर की इंटेंट है वो इस प्रकार से रखी गई है। ये एक हिडन इंटरप्रिटेशन है जो आप लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में, गोल्डन रूल के बारे में, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। एक्सेप्शन 2 में जो मैं आप लोगों को बताया, सेक्शन 63 में ये दिया है कि नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कोई भी मैन अपनी वाइफ, चाहे वो खुद की वाइफ हो, डज नॉट अमाउंट टू रेप, नहीं माना जाएगा। क्योंकि वाइफ आप उसके साथ शादी करके आए, पूरा विधि विधान के साथ आए। अब जब आप किसी के साथ शादी करते हैं तो इसका मतलब ही यही है कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ जीना चाहते हैं, एक सामाजिक बंधन में आप बंधना चाहते हैं। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ हो, अगर इस तरीके से, फिर मान लीजिए अगर हर चीज़ को रेप में डाल देंगे तो फिर कैसी बात है। अब दो आदमी मान लीजिए महिला पुरुष हैं, अब जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि सबको रेप की कैटेगरी में डाल दोगे। अगर तुम सबको रेप की कैटेगरी में डाल दोगे तो ये संसार कैसे चलेगा, ये सृष्टि कैसे चलेगी। ये जो हमारी पॉपुलेशन का आती है, लोग मरते हैं, लोग जब पैदा होते हैं, अगर यही ख़त्म हो जाएगा तो हमारी सृष्टि कहाँ रह जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे। जिनको मान लो आगे जो बूढ़े होते हैं उनकी कौन मदद करेगा, ये सब चीज़ें कौन देखेगा। तो इस वजह से किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रिंसिपल बनाने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर रखा जाता है। इसीलिए जो हम कहते हैं कि 18 एक्सेप्शन, क्योंकि भाई वो आपकी वाइफ है, आप उसको शादी करके लाए हैं विधि विधान के साथ, उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। अब आप कोई अनजान लड़की को उसके बिना कंसेंट के उसको छेड़ रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तमाम भद्दी भद्दी फब्दियाँ कस रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और उसको जानबूझ के नीचा दिखा रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं, उसके मना करने के बावजूद आप इस तरीके के कांड और लगातार उसके कहने के उसका पीछा कर रहे हैं, उसको परेशान का प्रयास कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर रेप के अंदर आती हैं, क्योंकि उसकी आत्मा की जो रूह है वो आपसे मिल नहीं रही है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो फिलॉसफी में बताऊंगा इन सारी चीज़ों को लिंक करके। अब धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा ही चीज़ें बताने में, और फिर आप जिस चीज़ की तैयारी करते हैं वही कम से कम 1-2 साल खा जाता है आपका। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ए कमिट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ओन वाइफ। अब मान लीजिए कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने वाइफ के साथ करता है, लेकिन वो 18 साल की है, मान लो 18 साल से नीचे है, तो अभी वो कंसेंट देने के लिए पर्याप्त कहाँ है, उसके पास अभी इतनी बुद्धि नहीं है, ऐसा कानून मानता है कि अभी वो पूरी तरीके से एडल्ट नहीं हुई है, या वो अपना रेशनल जजमेंट नहीं बना पा रही, इसलिए हम उसको रेप की कैटेगरी में रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक आदमी है जो प्रॉमिस करता है कि वो बी से मैरी करेगा, शादी करेगा, जो उसकी स्टूडेंट है उसको इंड्यूस करता है कि उसके बाद वो रिलेशन बनाए, या उसको जानबूझ के फाल से सेवरेंस से शादी का झांसा देता है, और फ्रेडेंटली उसके साथ कुछ शेयर मनी कर देता है, कहीं मंदिर में लेवा गए या कुछ ऐसा कुछ कर दिया कि उसको लगे कि उसके साथ लाफुली शादी कर लिया है, वो उसकी वाइफ है, और बाद में रिकॉग्नाइज कर देता है। तो अब अगर किसी के आप उसके साथ खेलेंगे, उसकी भावनाओं के साथ, उसके
तो वो चीज़ें गलत है ना, क्योंकि भाई आप एक तो उसको मान रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब शादी करूंगा इसका मतलब वो क्या समझ रही, इसका मतलब तो वो यही समझ रही कि ये आने वाला मेरा हस्बैंड है, मैं इसके साथ रहूंगी। लेकिन आपके दिमाग में जो आपकी इंटेंशन है वो तो गिल्टी है। आप पहले से एश्योरेंस कर दिए हैं कि आप शादी नहीं करना चाहते, सिर्फ शादी का झांसा देना चाहते हैं। तो जो आप वो मान चुकी है कि मैं इससे लाफुली वेडेड कर चुकी हूँ, मतलब मेरी शादी हो चुकी है, वो अपने दिमाग में अपने सैया जी की इमेज बना के रखी है, और आप उसके साथ इस तरीके के कुकर्म कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी कंसेंट कहाँ है। कंसेंट तो आप धोखे के जरिए, फ्रॉड के जरिए, फोर्स के जरिए और उसको मिसकंसेप्शन के जरिए ले लिए हैं। तो इस वजह से जो अपराध है वो रेप की कैटेगरी में आएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ये है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ वीडो। अब मान लीजिए कोई वीडो है, अब अगर उसके कंसेंट के कर रहे हैं, भाई कोई औरत है, महिला पुरुष रह रहे हैं, मान लो कोई उसको नहीं मिल रहा, कोई उसकी शारीरिक जरूरत फुलफिल करने के लिए वो कोई इंटरेस्ट आप पे ले रही है, आप उसको अच्छे लग रहे हैं, आप सयान हैं, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, तो स्वाभाविक सी बात है वीडो है, उसके पास कोई नहीं, तो वो भी कोई खोज रही है मुंडा या आदमी जो उसके साथ रह सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन और लोनलीनेस का शिकार लोग क्या ही कर सकते हैं, आप देखते ही हैं सबको आजकल सथौरा चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, नो ऑफेंस के कैटेगरी में आएगी, क्योंकि यहाँ वो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। अब बीडो का मन है, उसकी कंसेंट है, वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, प्राइवेट मूवमेंट शेयर करना चाहती, तो इसमें क्या समस्या है। तो ये नो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ मैन हैविंग सेक्स विथ अ वुमेन इवन हर कंसेंट, अगर कोई भी आदमी उसके बिना कंसेंट के करता है तो वो रेप करता है, अगर वो महिला 18 साल से नीचे। अभी मैं आपको ऑलरेडी बताया ये कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, वेयर द एक्यूज इज काट होल्ड ऑफ गर्ल। एक मान लीजिए अपराधी है जो एक लड़की को पकड़ लेता है और उसको जबरदस्ती ग्रैब करता है, खींचातानी करता है, उसके साथ फोर्सफुली यूज करता है, उसको नीचे गिरा देता है, उसके गारमेंट उतारने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे ना तो वो खुशी खुशी सहमति तो दे नहीं रही, जबरदस्ती आप कर रहे हैं। और जब भी आप कोई फोर्सफुली काम करते हैं, किसी के गारमेंट्स को उतारते हैं, किसी की इज्जत, किसी की डिग्निटी को खतरे में डालते हैं, कि जो कि हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी राइट लाइफ लिबर्टी एक्सपेक्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। तो जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा बनाया गया है कि हमको किसी के साथ गलत नहीं करना, ना उसको परेशान करना है, ना उसको फोर्स के जरिए obtain करना है, और ना ही बिना कंसेंट के हमको किसी की नोचातानी करनी है, या किसी के साथ बिना कंसेंट के उसके प्राइवेट चीज़ों पे छेड़खानी करनी है, उसको परेशान करना है, या उसको फब्बियाँ कसनी है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं। और साथ ही साथ आप पेनिट्रेट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप पेनिट्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है पेनिट्रेशन अपने आप में सफिशियंट होता है किसी भी रेप को जनरेट करने के लिए, क्योंकि बिना पेनिट्रेशन के ऐसा माना जाता था कि रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि पेनिट्रेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं हम उसके आधार पे चलेंगे, अपना दिमाग नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट बिफोर ही कुड सक्सीड द गर्ल स्टार्ट ब्लीडिंग, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हो पाया, उसके पहले ही जो लड़की थी वो ब्लीडिंग करने लगी। तो इसमें जो एक्यूज था उसको हम अटेम्प्ट टू रेप, क्योंकि वो प्रयास तो कर रहा है ना उसी चीज़ को, बिना कंसेंट के कर रहा है, दबाव फोर्सफुली तरीके से कर रहा है, इस वजह से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें चैनल अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। Which section will be attracted if the public servant commit a rape on women in his custody? कौन सा सेक्शन दिया है जिसमें जो पब्लिक सर्वेंट है, जो हम कहते हैं कि लोक सेवा के हम अधिकारी हैं, हम लोगों के हित के लिए हैं, वेलफेयर करने के लिए हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं नौकरी में जाने के बाद पहले कहते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, फिर धीरे धीरे खुद की सेवा करने लगते हैं, सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी आप कानपुर में एक एसीपी को देख लिए, पीएचडी महिला के साथ कांड करता रहा, और उसको पता था कि उसकी वाइफ थी, फिर भी जानबूझ के। तो आजकल जो ये रक्षक हैं यही भक्षक बन गए, तो किससे आप उम्मीद करेंगे। एक तरफ
सरकार दावे ठोंकती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरीके इस तरीके के कुकर्मी भी पाए जाते हैं जो एक बार नौकरी पा गए तो तुम लोग उनको भगवान मान लेते हो कि इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई आई नहीं है। एक बार अगर नौकरी पा गए उसके बाद मान लो किसी तरीके से पढ़ लिए हो गए, इसके बाद तो वो इतना खुद है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी पढ़ाई छूट जाती है। और आप उनसे जाके ईगो लेने जाते हैं कि यार हमको गाइडेंस दे दो। वो कहाँ पता है कि जो 25 साल से किताब नहीं खोले हैं, जो रगड़ रहा है, जो मेहनत दिन रात कर रहा है, वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा कि वो दे पाएंगे। अब पता नहीं जब एग्ज़ाम निकाले थे तब क्या सिचुएशन थी, अब क्या। और उसी एक एग्ज़ाम के दम पे दिखा दिखा के फ़ोटो लगा लगा के बच्चों को लूट चूतिया बनाते हैं, करोड़ों रुपया अंदर कर देते हैं। और तुम लोग जज बनने के चक्कर में सिर्फ जजे बने रह जाते हो। कोई भी है जरा सा देखे कि यहाँ फार्मर जज है, फलाने जज हैं, तो बस तुम लोग उन्हीं के पास जाओगे, लेकिन जो दिल से पढ़ाएगा उसको सपोर्ट नहीं करोगे। तो यही तो सारी समस्याएं हैं आप लोगों की। और कोई थोड़ा समस्या है, एक बार बन गए, पता नहीं 2010 में बने थे तब क्या सिलेबस, अब क्या सिलेबस, तो आप उनको भगवान मान के बैठे हो। वो आपसे एक एक 1.5 लाख रुपया लाई के करोड़ों की संपत्ति बना देते हैं। फिर कौने का आप नाम सुनते हो कि यूनिकॉर्न बन गया, कौने का फलाना बन गया, कौने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है। और जो मेहनती बच्चे हैं दिन रात आपको कंटेंट ढूंढ ढूंढ के अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, उनके चैनल में एक सब्सक्राइबर को मांगते हैं तो आप नहीं दे पाते हैं। तो अब इनमें किसकी गलती है? फिर आप कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता, फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो आदमी 10 साल से एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो तो आपको एक ही बता पाएगा ना, और जो सब कुछ पढ़ के बैठा है आज के कंपटीशन के दौर पे वो आपको सिलेक्शन दिला पाएगा। उसके पास ज़्यादा शऊर है कि जो जमाने पेपर दिया था उसके पास ज़्यादा बुद्धि है। तो विवेक आपका है कि आप क्या चाहते हैं। तो ये जो हमारे भारतीय न्याय संहिता में दिया है, ये सेक्शन 64 2B में दिया है। अब 2B का मतलब आप यहाँ ट्रिक बना लीजिए कि जब भी कोई पब्लिक ऑफिसर किसी वुमेन को कस्टडी में रेप करता है तो इसका मतलब क्या है, पब्लिक सर्वेंट बुला रहा है कि तू भी आ जा कस्टडी में, तो 2B से 2B याद रखिए। इस तरीके से आप अपने एटीट्यूड को बदलिए। ये ना देखिए कि मैं क्या, क्योंकि बुद्धि है किसी तरीके से सोच सकती है। सेक्शन रटने से नहीं रटेंगे, उनके कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे। नहीं इस महाजाल में आप कहाँ खो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप बस लड़ते रहेंगे, परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो सही तरीके से पढ़िए, सही चीज़ें सीखिए, जहाँ से जो कुछ मिले वहाँ से सीखिए। एक को भगवान मान के बैठेंगे तो फिर समस्या आप के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNS पनिश द कासेज ऑफ डेथ? कौन सा सेक्शन है जो डेथ को काज करने को पनिश करता है, या जो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट विक्टिम का होता है जो रेप की श्रेणी देता है? तो सेक्शन 66 है जो वेजिटेटिव स्टेट की बात करता है। इस तरीके से आप लिख लिया करिए जिससे आपको चीज़ें याद बनी रहेंगी। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 66 में ऑफेंस अगेन रेप के बारे में पनिशमेंट भी डिफाइन है। तो ये पनिशमेंट आपका 376 में इधर दिया है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 376 सब क्लास आप इस तरीके से लिंक करके जाइए 66 के साथ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो D है। कस्टोडियल रेप आप जानते हैं, जब बड़े बड़े अधिकारी कस्टडी में किसी महिला का रेप कर देते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट क्या दिया है। तो ये कस्टोडियल रेप की बात हुई है, तो मैं कस्टोडियल रेप का आपको इंटरलिंकेज भी लगा रहा बताते चलता हूँ। नहीं तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वही है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं। उनको याद करने का एक ही तरीका है कि जब आप उनको सही तरीके से पढ़ेंगे तभी वो हो सकता है आप लोगों को लंबा याद रहे और आप लोगों के लिए काम आए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कस्टोडियल रेप का मतलब होता है जहाँ कस्टडी में किसी महिला के साथ बिना कंसेंट के उसके कोई भी इस प्रकार का सेक्सुअल एक्ट किया जाता है, तो वो कस्टोडियल रेप के अंदर आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। कस्टोडियल रेप का जो पनिशमेंट है वो आप भाई कस्टडी में कर रहे हो, एक तो आप अधिकारी हो, ऊपर से आपको देख रेख के कर लिए भेजा गया। आप कोई महिला मान लीजिए कोई अपराध करी है, वो एक तो कस्टडी में बंद है, ऊपर से एक क्राइम करके आई, अब दूसरा आप रक्षक की जगह भक्षक बन जा रहे हो। तो उसके लिए रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो 10 साल तक है। इसके बाद हो सकता है कि ये बढ़ के लाइफ टाइम भी हो जाए।
तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सेक्शन 66 में इसके बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया के। और आप वेजिटेटिव स्टेट जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया था उससे आप 376 सब क्लास 3 जोड़ सकते हैं, जिसमें इसके बारे में पूरा 376A में पर्सनल जो वेजिटेटिव स्टेट है उसका पनिशमेंट दिया है। तो ये लिंकिंग आप करते रहे, नहीं तो आप खो जाएंगे इतने ज़्यादा। तो आजकल सेक्शन आ गए हैं, आता कहीं से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, कहीं से उठा के 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सब पढ़ेंगे तो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ला अपने आप में इतना बड़ा अंबार है कि वो ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज को सब कुछ नहीं पता है तो आपसे वो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप पूरा रट के बैठे। तो इसका मतलब तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज से ज़्यादा जानने लगे। तो थोड़ा बुद्धि का यूज करिए, तभी आज स्मार्ट वर्क करिए। हार्ड वर्क तो सब गधे कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा किस तरीके में। और ज़्यादा जानकारी के लिए अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल लीगल फर्टेनिटी को सब्सक्राइब करते रहें। और बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। आप लोगों को अगर साइकोलॉजी भी समझनी है तो अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जोड़ के इंटरलिंक करके बताता हूँ, जिससे आपके चीज़ें समझ में आए। तो अब चलता हूँ 13 क्वेश्चन की तरफ। ही है सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ओन वाइफ। मान लीजिए एक औरत है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, एक आदमी है अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जो सेपरेटली रह रही है विदाउट हर कंसेंट। अगर आप कंसेंट बहुत ज़रूरी है, अगर बिना कंसेंट के आप कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस बिना उसके कंसेंट के, और जानते हुए कि आपका मनमुटाव चल रहा है, आपकी वाइफ की वो जानबूझकर सेपरेट हुई है, आपको जुडिशियल सेपरेशन हुआ है जो हम सेक्शन 10 में हिंदू लॉ में देखते हैं, तो उसके लिए आपको पता ही है कि फिर वो मामला जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो 67 है उसमें अगर आप जो डिग्री ऑफ सेपरेशन है उसके बिना कंसेंट के आपके वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हैं तो वो 67 में जो है अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जबकि यही जो हमारा आईपीसी है उसमें ये 376 बी में जो है इसको हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। व्हाट पनिशमेंट इज गिवन इन द ऑफेंस फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय इम्प्लाइंग डिसीटफुल मीन्स। मान लीजिए कोई आपके यहाँ नई नई महिला आई है, अब आप उसको जानबूझ के झांसा दे के कि मैं तुमको रोजगार दूंगा और उसके साथ तुमको कोई मदद करूंगा किसी चीज़ में, उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट करते हैं बिना उसके कंसेंट के, तो वो उसके लिए कितना अपराध है, उसके लिए कम से कम 10 साल की सज़ा है। और इसका ट्रिक यही है कि जो आप लोग 69 बहुत देखते हैं सब चीज़ें, 69 करोगे तो 10 साल की जेल जाओगे। बस इससे इसको याद रखना कि अगर कोई डिसीटफुल मीन्स तरीके से चूतिया बना रहा है तो वो 69 कर रहा है, और 69 कर रहा है तो 10 साल जेल जाना उसके लिए स्वाभाविक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ गैंग रेप इज पनिशेबल। तो जो गैंग रेप है वो किस पनिशेबल है। तो गैंग रेप आप लोगों को पता ही है कि जो गैंग रेप होता है वो जब कई सारे एक्यूज मिलकर किसी महिला के साथ उसके बिना कंसेंट के करते हैं, जहाँ पे एक या उससे ज़्यादा आदमी या ग्रुप जो मिलके किसी के साथ कॉमन इंटेंशन के साथ कोई भी ऑफेंस रेप का कमिट करता है तो उसको हम गैंग रेप बोलते हैं, जो हमारे 70 में दिए भारतीय न्याय संहिता में। जबकि गैंग रेप जो हमारे आईपीसी में वो 376 में दिए। तो 70 + 376 इस तरीके से याद रखिए 376D। और जिसके लिए जो पनिशमेंट है आईपीसी में वो कम से कम 20 साल है, हो सकता है लाइफ के लिए भी हो सकता है कि जो बची कुची जिंदगी की लाइफ हो वो भी चली जाए, प्लस फाइन भी आपको देना पड़े। और 376DA जोड़ा गया है, जिसमें अगर आप गैंग रेप करते हैं कोई महिला जो 16 साल के नीचे की है तो उसका पनिशमेंट और हार्ड है। उसका पनिशमेंट इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रीजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ लाइफ है, प्लस नेचुरल लाइफ है, प्लस फाइन भी देना पड़ेगा। और अगर आप इतने कुकर्मी हैं कि 376D भी कर देते हैं कि गैंग रेप जो 12 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे कठुआ रेप वाले मामले हुए या
इस तरीके के मामले हो तो इसमें इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ है प्लस रिमाइंडर लाइफ है प्लस नेचुरल लाइफ है प्लस फाइन है। फिर इसके अलावा डेथ पेनाल्टी भी है कि जल्लाद के सामने फांसी दी जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा याद रखना चाहिए। या आप जानबूझ के एक अपराध में आप कन्विक्टेड हैं लेकिन जानबूझ के अगर आप रिपीट अफेंडर बन रहे हैं, मात्र अगर आप कुख्यात अपराधी हैं देखिए आपने 376 भी करके एक बार आपको सज़ा मिल चुकी है, एक बार रेप नहीं कम से कम 10-20 बार किसी का गलत आप शोषण करें हैं, तो उसके लिए इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजनमेंट फॉर नेचुरल लाइफ और डेथ है। तो ये जो रिपीट अफेंडर है ये हमारे आईपीसी में 376 में दी है। तो इसको आप लिंक करके चलते रहें तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। गैंग रेप आपको बता ही दिया हूँ कि जहाँ एक आदमी या उससे ज़्यादा लोग मिलके ग्रुप में कोई भी सेक्सुअल एक्ट करते हैं बिना जो विक्टिम होती है उसके कंसेंट के, तो वो गैंग रेप में आता है। और गैंग रेप में जो अब सेक्शन 70 में और 376D में दिया उसमें रिगरस इम्प्रीजनमेंट 20 साल का है प्लस लाइफ इम्प्रीजनमेंट है, इसके साथ ही साथ नेचुरल लाइफ प्लस फाइन भी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए है। वेयर वुमेन इज गैंग रेप, अगर वुमेन गैंग रेप की जाती है ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम टू बी कमिटेड ऑफेंस ऑफ रेप, और उनके लिए जो गैंग रेप अगर करेंगे तो 20 साल की सज़ा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। तो कृपया इस तरीके के अपराध न करें वरना पुलिस मार के तोड़ के बैठाल देगी, हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठें। फॉर द ऑफेंस ऑफ कमिटेड अंडर सेक्शन 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता द पनिशमेंट जो 71 में दी है वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट और डेथ के लिए दी है। तो अगर आप इस तरीके के अपराध करते हैं सेक्सुअली जो कि वुमेन से रिलेटेड है तो इसमें बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। और अगर किसी भी विक्टिम के खिलाफ कोई भी रेप होता है तो कोई भी मीडिया या कोई भी आदमी उसकी जो आइडेंटिटी है कि वो कौन है उसको नहीं डिस्क्लोज करेगा ताकि वो सेम में ना आए, डरे ना, फियर ना महसूस करे। उसके लिए ला उसको प्रोटेक्शन देता है कि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी पनिशेबल है, जो हमारा सेक्शन 228 है आईपीसी में, उसमें डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम की बात की गई है। और आप इसको लिंक करिए सेक्शन 72 जो कि आपका भारतीय न्याय संहिता है कि रेप की विक्टिम की आइडेंटिटी को नहीं डिस्क्लोज करना। इसमें केस है निपुण सक्सेना का, माफ़ करिएगा। तो ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि इसको इन्वलप में भर के ले जाएं। अगर वो नेशनल कोई इंटरेस्ट के लिए है तभी डिस्क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी उसकी आइडेंटिटी उसकी फ़ोटो ये सब मना होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं क्रिमिनल फोर्स और एसाल्ट अगेन वुमेन। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो महिलाएं होती हैं उनके खिलाफ हम उनके बिना कंसेंट के फोर्स का यूज करते हैं या हम कोई डायरेक्शन फोर्स में चेंज करते हैं जिसकी वजह से महिला डरे या एनॉयंस होए, उसके लिए हम करते हैं। या जो उसकी मॉडेस्टी है या आउटरेज है उसको हम खराब करने का प्रयास करते हैं, उसकी छवि धूमिल करते हैं या उसको धमकाते हैं, उसके खिलाफ कोई फोर्स का यूज करते हैं उसके बिना कंसेंट के। तो उसके लिए विच सेक्शन ऑफ पनिशमेंट फॉर एसाल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन इंटेड टू आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी। तो ये जो आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी है ये सेक्शन 74 में दिया। और आप इसको आईपीसी से भी लिंक करते रहें, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस तरीके से पढ़ेंगे एक टेबुलर फॉर्म में तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो भारतीय न्याय संहिता के हैं और आईपीसी के वो लमसम सेम ही हैं, थोड़ा ही फर्क है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। डिमांड फॉर रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर, अगर आप किसी से डिमांड करते हैं या कोई सेक्सुअल फेवर करते हैं वुमेन से तो वो पनिशेबल है 75 में। मान लो कोई औरत है नई, अब आप वो अच्छी लग रही है, अब आप उससे कह रहे हैं आई एम इन मूड राइट नाउ कम एज यू आर, और उसको कोई भगते कमेंट पास कर रहे हैं तुम बहुत सेक्सी हो, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, या सेक्सुअल कोई एडवांसमेंट की बात करते हो कि लेट्स डू सम फन टुनाइट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें सेक्सुअल फेवर हैं। इसीलिए जो विशाखा गाइडलाइंस आई हैं उसमें सेक्सुअल फेवर या किसी को सेक्सुअली रिमार्क करना या शोइंग पार्नोग्राफी दिखाना ये सब अपराध की कैटेगरी में आता है।
जो कि सेक्शन 75 इसके बारे में बात करता है। और आप इसको लिंक करके चलते रहें। ये सेक्सुअल जो आपका जो वो वाला एक्ट है विशाखा वाला, तो इस तरीके से आप अगर समझते रहेंगे तो चीज़ें आपको एक कंसेप्चुअल तरीके से दिमाग में जाती रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब होता है जब कोई आप किसी को सेक्सुअली परेशान करते हैं, उसको फिजिकली कांटेक्ट करते हैं, उसके मना करने के बावजूद, या उससे सेक्सुअल फेवर की उम्मीद करते हैं, या कोई डिमांड करते हैं कि मेरे साथ मुझको तुम्हारे साथ ये करना है, सेक्सुअली एक्ट में इन्वॉल्व होना है, जबकि वो मना कर रही है या उसका मन नहीं है, जानबूझ के उसके इच्छा के बावजूद उसको कोई ऑब्सीन एक्ट दिखाते हैं या ऑब्सीन मूवी दिखाते हैं या कोई कंटेंट उसको शो करते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आती हैं। ये जो हमारा 354 ए करके है, उसमें भी इसमें अपराध आईपीसी में दिए, तो आप इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट आईपीसी से लिंक करिए। सेक्शन 11 से आप जो आप लोगों को मैं विशाखा वाला के बारे में बताया अभी उससे लिंक करिए, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे दी हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से पढ़ेंगे तब आजकल एग्जाम निकलेगा, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है। और नहीं तो ऐसे 10-10 साल लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं, इतने आसानी से कोई नहीं। जो बन जाते हैं उनका पिछला बहुत मजबूत बैकग्राउंड रहता है, वो 4-4 5-5 साल से पहले से पढ़ रहे हैं। और जो पहली बार में सेलेक्ट हो जाते हैं, जो आपको लगता है कि पहली बार में हो गए, और बहुत तो अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं तब भी नहीं सेलेक्ट हो पाते, सच्चाई बता रहा हूँ। बाकी अगर जिसको ना लगे तो कोई बात नहीं है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। असॉल्ट एंड यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। जब आप क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हैं, कोई महिला के उसके कपड़े उतारने का प्रयास करते हैं, वह उसकी जो इंटेंट के जरिए उसको डिसरोब करते हैं, नेक्ड करते हैं, तो ये एक तरीके का अपराध माना जाता है। जहाँ आप कोई महिला को उसके बिना कपड़ों को उसको, जैसे आप देखते हैं इतने कुकर्मी हैं हमारे इंडिया के लोग कि महिला का सम्मान भी नहीं करते। आप रोज देखते हैं अगर कोई गरीब महिला है तो उसके जानबूझ के सबसे सामने बेइज्जत किया जाता है। यहाँ तक छोड़िए, जब महाभारत में नहीं छोड़ा गया, जो द्रौपदी है उसका चीरहरण किया गया था, तो वही है ना कि अगर श्री कृष्ण होते तो उनकी इज्जतें चली जाती। जो वो कहते हैं नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी बीच नारी है। तो ये जो चीज़ें आप देखते हैं कहीं ना कहीं जब हमारे पहले भी इस तरीके के कुकर्म महिलाओं के साथ होते रहे, नहीं कोई नई बात नहीं है। तो वही आप देख रहे हैं, आओ देख लीजिए, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो गरियाते हैं, फिर उस सेक्सुअली डिमांड करते हैं कि ये करो नहीं तो तुमको जेल में डाल दें। गरीब महिलाएं बेचारी कहाँ जाएं, तो जो डिसरोब करते हैं, नंगा करते हैं, उनके शरीर के कपड़े उतारते हैं, ये हमारे अपराध है सेक्शन 76 में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। और अब इसको इंटरलिंक कर दीजिए तो आपका आईपीसी का सेक्शन है जो डिसरोब की बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। वैरिज्म ये होता है जब आप किसी महिला कोई काम कर रही है, अपना प्राइवेट कहीं नहा रही है या कुछ भी प्राइवेट काम में इन्वॉल्व है, नहा रही है या कपड़े धो रही है जानबूझकर, या कोई उसका बॉडी का पार्ट है उसको आपने देख लिया, उसका वीडियो बना के आप को जो भी वो प्राइवेट एक्ट में इंगेज है उसको अब आप जानबूझ के कैप्चर कर रहे हैं, इसके बाद उसकी इमेज को धूमिल कर रहे हैं, इवन उसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो ये अपराध की कैटेगरी में आता है। ये 354C जो है वो हमारा वैरिज्म की बात करता है। और हमारे सेक्शन जो 77 है बीएनएसएस का, वो भी वैरिज्म की बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत ऐंठन अपने अंदर ना रखिए, एक शांतिशाली ज़िंदगी जिए, क्योंकि आप आने वाले देश के भविष्य हैं। बड़े फ्यूचर आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, जज, जितने भी सारे लोग हैं, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि अपने अंदर थोड़ा एक नरमपन लाइए, बहुत शक्ति रूप नहीं, क्योंकि आप जितना घिसेंगे उतना ही आप नरम होते चले जाएंगे। जो नए नए लोग आ रहे हैं तैयारी में, उनसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक दिन में ना सोचो कि तुम्हारे
सर पे सजरा बन सज जाएगा। उसके लिए तुमको 2-4 साल मेहनत करेगी और दम दम के करनी पड़ेगी। तो कूदने से पहले दिमाग में ये बना लो कि या तो मैं जीतूंगा और या तो मैं कुछ करके निकलूंगा, पर आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगर तुम डरपोक हो तो कृपया यहाँ ना आओ, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। पढ़ना पड़ेगा, कायदे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और ये भी ना समझो कि सबको कंपटीटर की नज़र से देखना है। इसी जर्नी में बहुत कुछ सीखना है, बहुत लोगों से ज्ञान लेना है। तो निदा फाजली की कुछ लाइनें लाया हूँ कि गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। तो अगर आप इसको बाग मान रहे हैं तो गुजर रहे हैं, ये मान लीजिए जर्नी आपकी PCHJ की एक बाग है, तो दुआ मांगते चलो भगवान से, लोगों से, दोस्त से, अपने सर से, जो भी लोग मिलते चले कि जो जिससे खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। जिससे आपकी ज़िंदगी में बाहर आई है उसका कृतज्ञ रहो, उसके साथ कोई छल कपट ना करो, उसको अच्छा करो, दुनिया को अच्छी नज़र से देखो, प्रेम, करुणा, दया, भाव, मोह ये सब बना के रखो। इस तरीके नहीं कि किसी को मारना है, किसी को गलत सलत कहना है, किसी को नीचा गिराना है, कोई अपराध करना है, किसी का मर्डर करना है, डकैती करना है, किसी को मार देना है, किसी की चुगली करना है। तो पहले तो आप एक वैल्यू बेस्ड नागरिक बनिए, कि सोशल एलिमेंट बनिए, एक एंटी सोशल एलिमेंट ना बनिए। सबके लिए दुआ करिए कि हो भला, तो सबका भला करिए, तब काम बन पाएगा। तो ऐसे नहीं कि बस अपने बारे में सोच रहे हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी बन के ना आइए, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या है। क्योंकि आप जिस रेस में कूद रहे हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। हो सकता है कि आप अब 22 सीटें तो 200-300 आएंगी, नहीं होंगे तो जिसका मतलब ये थोड़े कि आपका ज्ञान व्यर्थ हो गया। ज्ञान लेते रहिए, उसको बांटते रहिए, यही है। ऐसे तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। जो ज्ञान है इसी को बांट बांट के तो सब लोग अपना सिस्टम चला रहे हैं, अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं। कहा सब जजे बन गए हैं क्या कि सब जज ही बन जाओ? अभी आपको जज बहुत बड़ा लगता है, जब जाएंगे वहाँ देखेंगे कि दिन भर फाइल पलटना है तो उससे भी ऊब जाएंगे, फिर कोई दूसरा अपने लिए जरिया ढूंढेंगे। तो ये जिंदगी में कोई निश्चित थोड़े है, ये एक रेस है जहाँ आप हम चले जा रहे हैं, अनुभव लेते जा रहे हैं, यही तो एक्सपीरियंस है। और क्या एक्सपीरियंस? आज आप यहाँ हैं, कल वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड, शायद आपका वहाँ मन ना लगे। तो ये सारी चीज़ें तो उसी को एक ये मान के ना बैठ जाइए कि यही मेरी आखिरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एग्ज़ाम तो सिर्फ उसका एक हिस्सा है। आपको तो हार्ट सीट पे बैठाला गया है, अब वो हार्ट सीट में आप कितनी देर तक टिक पाते हैं ये आपके ऊपर है। तो उस हार्ट सीट में बैठने के लिए पहले प्रयास करिए, मेहनत करिए, कुछ सीखिए और अपने लिए कुछ बेहतर संजो के रखिए। ज़रूरी नहीं ये नहीं होगा, कुछ और होगा, पर प्रयास करने से थोड़े चूकना है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली, बार बार नहीं मिलेगी। तो इसी को सार्थक बनाना है, इसी में एक्सपेरिमेंट करना है, इसी में जो भी आप चाह रहे हैं वो करना है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। डिफेंस ऑफ वैरिज्म आप लोगों को बताया ही हूँ कि जब आप कोई भी आदमी किसी औरत को वॉच करता है या कोई इमेज कैप्चर करता है या प्राइवेट एक्ट जहाँ पे उसको ऐसा लगता है कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, या परपिरेटर के द्वारा जो अपराध कर रहा है या कोई और पर्सन के द्वारा उसकी इमेज को धूमिल किया जाता है या डिसइमिनेट किया जाता है, तो उसको हम सेक्शन 77 में ऑफेंस ऑफ वैरिज्म के नाम से जानते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। व्हेन अ वुमेन इज टॉकिंग टेकिंग अ बात, हम मान लीजिए कि कोई एक औरत है वो आराम से अपना नहा रही है। अब आप इतने जाहिल हैं, इतने गिरे हुए आदमी हैं कि जाके अपना फ़ोन रख दिए हैं या कुछ वहाँ कैमरा लगा दिए हैं, जो आजकल आप देखते हैं कैमरा लोग लगा देते हैं, उसकी फ़ोटो कैप्चर करते रहते हैं। तो ये और बाद में उसको अपलोड कर देते हैं फेसबुक में। तो एक महिला की डिग्निटी है, उसकी ज़िंदगी है, वो तो आपके यहाँ आके नहीं लगाती है कि आपके प्राइवेट मूवमेंट माइंड के शेयर करके डाल दे। तो जब वो नहीं करती तो आप इस तरीके का काम क्यों करते हैं? थोड़ा जेंडर इक्वालिटी का ख्याल रखें, एक मानवता अपने अंदर रखें। इस तरीके से नहीं कि महिलाओं को सिर्फ कूड़ा ही समझना है कि वो कमोडिटी है, बस यूज करा फेंक दिया। तो इस तरीके की चीज़ें अपने दिमाग से हटाइए, तभी आप कुछ हो सकता है। वैरिज्म, तो इसको हम वैरिज्म के नाम से जानते हैं और ये आपके IPC में 376 सी में अपराध है।
अब वैरिज्म का अपराध क्या है? वैरिज्म का पहला अपराध ये कि अगर आप पहली बार ये अपराध करते हैं तो 1 साल का सजा है, लेकिन अगर दोबारा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट होगा और 3 साल की सजा देगा। तो इसमें 1:3 का रेशियो है, इस तरीके से रेशियो बना के चलिए। ये नए तरीके हैं जो मैं सिखा रहा हूँ, कहीं मिलेंगे नहीं, ढूंढ लीजिएगा पूरा यूट्यूब। पढ़ाने वाले तो 1000 ठो पढ़ा रहे हैं, बस यही है कि वो लोग वो जाके तुमको कोर्स देंगे कि हमारे यहाँ आइए और तुम लोग पहुँच जाओगे, और जो लोग तुमको मन से पढ़ाते हैं उनके चैनल तक को तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर वैरिज्म अपॉन द सेकेंड सब्स्टिट्यूट ऑफेंस? अगर आप दोबारा वैरिज्म करते हैं तो आपको 3 साल की सजा होगी और इसके साथ 7 साल भी हो सकता है एक्सटेंड में। तो पहली बार 1:3 का रेशियो है, दोबारा 3:7 का रेशियो है। तो 1:3 और 3:7 याद रखिए, जिसमें 3:3 कॉमन है तो और आसान हो जाएगा कि 3:3 कॉमन है तो बस आपको 1:7 याद रखना है। तो पहली बार तो आप दिमाग लगा ही लेंगे कि कम अपराध होगा। तो इस तरीके से चीज़ों में अपने दिमाग में थोड़ा लोड कम डालिए। स्टॉकिंग जो 374 354D में, स्टॉकिंग का मतलब होता है जब कोई महिला आपको जानबूझकर मना कर रही है और आप जानबूझकर उसके साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, उससे बात करना चाह रहे हैं और वो जानबूझ के क्लियर डिसइंटरेस्ट शो कर रही है, आप उसके जाके बात करना चाह रहे हैं, उससे मिलना चाह रहे हैं और तब भी वो मना कर रही है, तो वो स्टॉकिंग के अंदर आता है। जानबूझ के आप उसके ईमेल चेक कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको हर जगह देख रहे हैं, कोई और उसका इंटरनेट और ईमेल का यूज कर रहे हैं, उसको मैसेज कर रहे हैं जबकि वो मना कर रही है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो स्टॉकिंग के अंदर आता है। जिसे आजकल के लौंडे देखे कोई लड़की फ़ोन में तो बस अपना एंड्रॉइड फ़ोन उठाए पहुंच गए इंस्टाग्राम में कि किसी तरीके से बात करे, हेलो आ गया तो उनके दिल में एक पता नहीं कौन सी ज्वाला फूट पड़ती है कि यार कुछ तो काम बना। लेकिन इतना अगर पढ़ाई में मन लगा लें तो ज़िंदगी संवर जाए, और बाद में फिर रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। बप्पा से पैसे मिल रहे हैं तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और जब बप्पा पैसे देना बंद कर देंगे तब तक देर हो जाएगी, क्योंकि जवानी में जब ये मेहनत करने का समय है, ये एनर्जी फुल है, तब एनर्जी कहीं और लगा रहे हैं तो कहाँ से बाद में फिर रोते हैं कि यार 500 हमको दे दो, हमको ये करना है वो करना है। घरों वाले परेशान है कि अच्छा कुकर्मी पैदा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और या कि इन्हीं सब चीज़ों में लड़कियों के चक्कर में अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि ये सब माया है, फिलॉसफी है पूरी माया की। माया से सब भरे है कि पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, ये सब माया है। ये तो माया में अगर खो गए तो खो गए, फिर थोड़े कुछ होने वाला है। तो खोना नहीं है हमको। हम लोग भगवान के अवतार हैं, तो हम लोगों को थोड़ा तो अपने ऊपर संयम बना के रखना चाहिए। मैन हु इज रेगुलरली विजिट इंस्टाग्राम, अब एक बताओ लड़का है जबर जा के इंस्टाग्राम पेज में बिकनी मॉडल है, कोई उसी को देख रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तब ये थोड़े कोई अपराध है, क्योंकि फॉलो करना अपराध नहीं है। लेकिन आप अगर उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ईमेल कर रहा है, हाय लिख के भेज रहा है, तब ही समस्या। ऐसे तो हजारों कंटेंट पड़ा है, हम दिन भर रील्स देखते हैं तो हमारे ऊपर कोई अपराध लगा देती, ये चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब 13 में चलते हैं। ए एंड बी आर गुड फ्रेंड। ए और बी क्या है? गुड फ्रेंड है। एक जानता है अब अच्छे दोस्त हैं, स्वाभाविक सी बात है, दोस्त के बाद क्या होगा, या तो उसको गर्लफ्रेंड बनाएगा या शादी तो उससे प्रस्ताव रखेगा, तो बी उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जो बी वो है ए, वो मना कर देती है। ए को लगता है कि बी का कहीं और लव अफेयर चल रहा है। अब बी इस गुस्से की वजह से मॉनिटर कर रहा है, उसको देख रहा है, उसके फ़ोन ईमेल को चेक कर रहा है कि कहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ ए क्या कर रहा है, जहाँ ये उसको स्टॉकिंग कर रहा है, वो पहले क्लियर डिसइंटरेस्ट शो कर चुकी है कि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जानबूझ के आप उसको मोबाइल फ़ोन ईमेल और मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। और किसी ने कितना खूब कहा है कि क्षमता और ज्ञान को अपना गुरूर नहीं, अपना गुरु बनाओ। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो पहले तो ज्ञान पैदा करो, क्षमता पैदा करो, उसमें बहुत चौंगे ना हो कि तुम बहुत बड़े ज्ञाता हो।
बल्कि उसके सामने अपना सिर झुका, उसको ज्ञान गुरु के समीपे समझे। जैसे गुरु आपको एक डायरेक्शन देता है, वैसे ज्ञान और कैलिबर भी आपको बहुत आगे ले जाता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा अपनी मेंटालिटी को बढ़िए। कभी मेरे अब लेक्चर अंकित इंस्पायरिंग वर्ल्ड में बिहेवियरल चेंज के बारे में देखिए, कैसे इंसान का बिहेवियर चेंज होता है, तो ही आपको कुछ समझ में आ पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैं आप लोगों को चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ इवन अ क्लियर इंडिकेशन डिसइंटरेस्ट शोन बाय वुमेन टू मैन, अगर कोई क्लियर इंडिकेशन जो शोन किया जाता है वुमेन के द्वारा मैन को, कि मैन जो है वो फॉलो कर रहा है, लेकिन वो जो वुमेन है वो उस चीज़ को मना कर रही, तो वो स्टॉकिंग के अंदर आएगा। लेकिन वो तभी आ सकता है जब वो अल्लाह के अंदर परस्यूट कर दे, तो वो स्टार्टिंग के अंदर नहीं आएगा। मान लीजिए कोई अल्लाह का अधिकारी है, और उसके ऊपर थोड़े लगे कि मुझको काहे पकड़ लिए, मुझको काहे छोड़ रहे हो। शायद वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा हो, या आप हो सकता है कोई अपराध करी हो, या कोई उसको जानकारी आपसे लेनी हो। तो अगर लॉ की नज़र में या कोई पब्लिक अथॉरिटी, तो फिर हम उसके ऊपर स्टॉकिंग नहीं लगा सकते, ये कुछ एक्सेप्शन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को, या कोई क्राइम को डिटेक्ट करना हो, या कोई पर्सन लॉ के द्वारा आपको परसीव कर रहा हो, या उसका कंडक्ट रीजनेबल हो, कि वो किस सब रीजनेबल, तो ये एक फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड है, उसके बिहेवियर पे बेस्ड है कि क्या रीजनेबल है। जो ऑब्ससेनिटी या डिग्निटी की बात है, वो ऑब्ससेनिटी क्या है? ऑब्ससेनिटी यही है कि जो सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आप सीन किसको मानेंगे? जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के जो चीज़ें हैं उनका वायलेट कर रही है, उनको नहीं समझ पा रही है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो नर्म बने हैं, जो इथिक्स मोरालिटी है, उसके बाहर की चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें हमारे कंडक्ट अगर हमारा इथिकल है, मोरल है और लॉफुल है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे ऊपर कौन स्टॉकिंग लगाएगा। तो यहाँ ऑल आर द डी आंसर है। तो अब ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज के बारे में बात करते हैं। जो हमारा मैं आप लोगों को बताया था ना, 492 से 496 में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे प्रोविज़न वहाँ पे दिए हैं आईपीसी में। अब यहाँ मैं इसको इंटरलिंक करके आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ। डाउरी डेट जो 304B में आपके दिया है आईपीसी में, अब वो 80 में आ गया है। तो 80 में डाउरी डेट याद रखिए, 80 + 304B तो 403। तो 304 को आप 80 से कैसे बनाएंगे? तो 4 3 7 + 0 ना मानिए, उसको 1 मान लीजिए, तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 80 और 0 कॉमन रहेगा, तो याद रहेंगी। तो आप अपने दिमाग को जिस तरीके से मोड़ देंगे वैसे ही सोचने लगेगा। और ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, आप कहीं भी नहीं 2 लाख से 4 लाख रुपया दे दीजिए। ब्राइट बर्निंग हैज़ बीन अफेंस अंडर BNSS। जो ब्राइड बर्निंग है कि किसी दूल्ही को जला देना, कोई औरत की नई नई शादी हो, क्योंकि आजकल के इतने कुकर्मी हैं कि जो दहेज होता है उसके चक्कर में आप देखते हैं गांव में कोई नई दुल्हन आती है तो उसको परेशान करा जाता है कि पैसा दो, हमारे बाप ने हमको गाड़ी नहीं दिया, घर नहीं दिया। तो वो ब्राइड बर्निंग जो होती है उसके शोषण झेलते झेलते वो उसको इतना परेशान कर देते हैं कि मिट्टी का तेल डाल के जला देते हैं। तो आप इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में भी जो डाउरी डेट के बारे में अगर उसके रिलेटिव हायरेस कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं डाउरी की, या 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु होती है, तो उसका इंटरलिंकेज कर सकते हैं जो सेक्शन 80 में दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब कौन सा इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है? तो स्वाभाविक सी बात है, क्रूअल्टी हैरेसमेंट तो होएगी जब डेथ कास होगी, और ये भी है क्रूअल्टी उसके डेथ के पहले ही होगी, क्योंकि मर जाएगी तब का उसके पहले उसको परेशान कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो डाउरी की। लेकिन इंजरी अगर एक्यूज पर्सन वुमेन को कास करता है अकुलर टेस्टिमनी, तो ये नहीं माना जाएगा। और अगर डेथ वुमेन की 7 साल के अंदर मैरिज की होती तब भी ये होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो नहीं है, क्योंकि हमको इसेंशियल नहीं पूछा है, सब बाकी सब इसेंशियल है। द ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 80, अगर डाउरी डेथ कमिट होता है जहाँ पे जो डेथ है वुमेन की कास हुई है, कोई बर्निंग इंजरी हुई है या कोई बॉडीली इंजरी हुई है, जिसको नॉर्मल सरकमस्टेंसेज में 7 साल के अंदर मैरिज के घटे हैं, जहाँ ये देखा गया है कि उसको इसकी क्रूअल्टी हैरेसमेंट हुई है, इसके कोई रिलेटिव हस्बैंड के उसको परेशान कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा।
तो अब चलता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ कि डोंट कॉम्प्लिकेट लाइफ, कि आप अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना करिए, क्योंकि आप यहाँ ज़िंदगी भर रहने वाले नहीं हैं। अभी जो आपके पास समय है उसको वैल्यूएबल चीज़ों पे लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, ज्ञान अर्जित कर लीजिए, अपने पर्सनालिटी पे काम कर लीजिए। जिन चीज़ों के लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, एक अल्फा माइंड वाला एटीट्यूड रखिए ना। जिस चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे हैं, जो आपको अभी भाव नहीं दे रहा है या नहीं दे रही ना, वो भी लौट लौट के आएंगे और आपको बड़े प्रेम से माला पहनाएंगे। जो सोसाइटी आपके कानों में अभी गूंज रही है उसको इग्नोर करिए, उसको बहकने दीजिए स्टीम बॉयलर की तरह। लेकिन आपको क्या है, नीचे से जलते रहना है, अपने अंदर वो आग पैदा करनी है, तभी कुछ हो पाएगा। और जब समय आएगा ना तो सबको जवाब देंगे। तो बस वो एटीट्यूड अपने अंदर रखिए, और संसार में जो भी आपके बारे में जैसा सोच रहा है, जैसा देख रहा है, जैसा परसीव कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहिए। अपनी आंखों को बंद ना करिए कि हिसाब सबका होगा बस समय आने पर। तो अलेक्जेंडर पुश्किन का व्यू है कि नथिंग इज हिडन फ्रॉम द आईज ऑफ ऑब्जर्विंग वर्ल्ड। जो हमारी आंखें हैं वो सब कुछ देख रही हैं, तो बस देखते रहिए और अपने समय और साइलेंस रखिए। अभी ना बड़बड़ाइए, क्योंकि अभी बड़बड़ाएंगे तो कोई आपका लोड नहीं लेगा। लोड दिलाएंगे थोड़ा वक्त आने पर कि ये आसमां बता देंगे कि तुम्हें क्या, हमारी रजा क्या है। ये दुनिया वालों अभी शांत है, क्योंकि अभी हमारा समय नहीं है। कि हमारा जब समय आएगा ना तो उड़ेंगे नहीं, सिर्फ लोगों को उड़ा देंगे। तो वो एटीट्यूड रखना है कि अभी से क्या बताएं तुझे, के आसमां आने वाले समय में बता देंगे कि हमारी रजा क्या है। तो बस वो अपने अंदर रखिए। तो संसार को देखते रहिए कि अभी आप कुछ नहीं तो सोसाइटी आपको किस तरीके से देख रही है, और जब आप बहुत कुछ हो जाएंगे तब किस तरीके से देखेगी। तो बस इसका मजा लीजिए, इसको इश्क की तरह देखिए। जैसे वो है ना अल्ताफ रजा का गाना, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इंतजार का मजा लेते रहिए, कहने दीजिए जिसको जो कहना है, क्योंकि जिंदगी आप अपनी बदलेंगे, उनका क्या काम है। वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो लग रहा है कि ये कुछ नहीं करेगा। जिस दिन उनको, अभी वो ये सोच रहे हैं कि यार इसी में उल्टा रहे, उनको मजा आ रही है, और जिस दिन आप बन जाएंगे तो उनका मुंह सिल जाएगा, जाके 3 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो ये अपने दिमाग में रखिए। अलेक्जेंडर पुश्किन का ये व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने इंटेलेक्ट का यूज करिए। ये इमोशन है जो भड़क रहे हैं, कोई आपके बारे में बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई खुश होगा। वो ऐसे ही है ना कि जैसे आपकी बॉडी में अगर क्लॉथ ना डाली जाए तो बेकार लगती, वैसे अगर जो आदमी के पास विवेक है, बुद्धि है, अगर उसमें इमोशन न झलके तो अगर पागल आदमी तो आपके बारे में नहीं कहता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब इमोशन है तो स्वाभाविक सी बात है वो आ ही जाएंगे। वी कुड नॉट वेरी वेल हैव सिविलाइज लाइफ। जैसे हमारी ज़िंदगी बिना क्लास के सिविलाइज ज़िंदगी नहीं देखती है। हम अच्छे नहीं लगते, हम कपड़ा ना पहने, पैंट जूता ना पहने, शर्ट ना पहने तो हमारी कोई वैल्यू, हम इंसान थोड़े लगते हैं। वैसे ही क्या है, वैसे ही ये है कि वी वुड बी, अगर हम पुअर वे हमारा, इफ वी हैड ओनली क्लॉथ विदाउट बॉडी। तो वैसे ही हमारे इमोशन भी है कि अगर हम बिना क्लॉथ के, हमारी बॉडी कैसे लगेगी। तो हर चीज़ में एक सामंजस्य बना के रखना पड़ता है कि अगर आपकी बॉडी में अभी बिना क्लॉथ के हो तो आप कितने बेकार लगेंगे। तो अभी आप पैसा नहीं कमा रहे, आप अभी दर्द में पड़ रहे हैं, तो वो इमोशन उनके दिख रहे हैं। लेकिन जैसे आप सिविलाइज हो जाएंगे, पैसा आ जाएंगे, तो उनके इमोशन क्या है, वो सैडनेस में बदल जाएंगे। अभी उनको मजा आ रही, वो खुश हो रहे हैं। तो ये अपना इंटेलेक्चुअल का यूज करिए। अल्फा नॉट वाइट वेट का जो ये व्यू है आप लोगों को जिंदगी में बहुत काम आएगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें इंडिया की रियलिटी दिखा रहा हूँ कि आप लोग अभी कहाँ हैं। तो पनिशमेंट जो डाउरी डेथ का सेक्शन 80 में दिया है वो 7 साल का पनिशमेंट है। जो आप डाउरी डेथ करते हैं, किसी की इंजरी काश हो जाती है या 7 साल के अंदर मर जाता है, उसके रिलेटिव परेशान करते हैं, इसको लिंक कर दीजिए इंडियन एविडेंस के जो सेक्शन है बर्डन ऑफ प्रूफ वाले में। एक्सटेंड टू इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ के लिए आपको सजा हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। वाइफ है एक की जो सुसाइड कर लेती है 2 साल के मैरिज के अंदर, बिफोर हर डेथ, जब तक उसकी डेथ हो वो क्रुअल्टी और हैरेसमेंट का शिकार। तो ये इंग्रेडिएंट मिल गए, मतलब तीसरा डिमांड ऑफ डाउरी। तो अब अगर ये 3 इसेंशियल मिल गए तो ये डाउरी डेथ का मामला बन गया। सेक्शन 80 304 IPC
काम ख़त्म, इसको आगे बढ़ाइए। अगर कोई आदमी जानबूझ के अपनी महिला के साथ कोहेबिटेट करता है, उसको डिसीटफुल छलावा करता है, उसको ठगता है और उसको ऐसा बिलीव दिलाता है कि वो उससे लाफुली शादी कर चुका है, तो वो जो इस तरीके के मामले होते हैं वो सेक्शन 82 में उसके लिए पनिशमेंट दिया है। दूसरी बात कि हमारे इस समाज में हम रहते हैं, हिंदू में एक है शादी अलाउ है। अगर आप एक वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं तो और बिगैमी का शिकार आप हो जाते हैं 494, जबकि आप सेक्शन 82 में बिगैमी भारतीय न्याय संहिता में दिया है। तो 494 को 82 को इंटरलिंक करिए। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर वाइफ टू क्रूअल्टी। तो जो पनिशमेंट वाइफ टू क्रूअल्टी के लिए दिया है कि अगर आप अपने वाइफ को क्रूअल्टी करते हैं तो वो सेक्शन 85 में उसके बारे में दिया है कि अब अपने वाइफ को क्रूअल्टी न करिए, नहीं आपको 85 क्रूअल्टी मत करना, 85 नहीं भाई लग जाएगा। तो इस तरीके से याद रखो कि क्रूअल्टी अगर मत करना, नहीं तो 85 लग जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको 85 सेक्शन याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेक्शन बहुत हैं और उनको याद करने की ट्रिक आपको बतानी ही पड़ेगी। नहीं आप इतने सारी चीज़ों में हर जगह तो लिंक नहीं लग पाएगा। अब क्रूअल्टी कहाँ पे डिफाइन है, तो सीधी सी बात है, क्रूअल्टी जो डिफाइन है वो सेक्शन 86 में डिफाइन है। विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड अ पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। कौन से सेक्शन में जो पनिशमेंट है वो किडनैपिंग और एबडक्टिंग के बारे में दिया है। किडनैपिंग का मतलब होता है जब आप इसे बिना कंसेंट के लाफुल गार्जियन के किसी भी जो 16 साल से नीचे की ग्रूम है और आदमी जो आपकी महिला पार्टनर है वो 21 साल से नीचे की, तो आप अगर उसके बिना कंसेंट को उसको किडनैप करते हैं या ले जाते हैं कहीं पे, तो वो क्या होता है, इंटाइस करते हैं, टेक करते हैं, तो सेक्शन 87 में है। जबकि ये जो किडनैपिंग है ये आपके आईपीसी में 361 में दी है। तो आप ये इंटरलिंकेज करते रहें कि जो आप किडनैपिंग के पनिशमेंट के मामले हैं वो अब स्वाभाविक सी बात है, वो जो भी है कि आप किसी को किडनैप करके या एबडक्ट करते हैं। पहले किडनैप क्या होता है, किडनैप एक पहला ऑफेंस होता है प्रिलिमिनरी, लेकिन जब यही ऑफेंस बन जाता है कंटिन्यू, जब क्योंकि ये किडनैपिंग के बाद लगातार आप एबडक्ट कर रहे हैं, फिर कुछ काम करा रहे हैं, फिर कुछ काम कर रहे हैं, तो ये क्या एक चेन बनती जा रही कि आप किसी को एबडक्ट करने के बाद उसको मैरिज के लिए बाध्य करते हैं। तो ये सेक्शन 87 में मैरिज के लिए किडनैप करना या एबडक्ट करना सेक्शन 87 में दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद में आया होगा। ए मैन बाय डिसीटफुल मीन्स A man is deceitful means cause a woman not lawfully married to him। अब मान लीजिए कोई आदमी है वो जानबूझ के कोई महिला को डिसीट करता है, चूतिया बनाता है या उसको ऐसे बिलीफ में डालता है कि वो लॉफुली अभी मैरिड उससे नहीं करा और जबकि उसकी शादी हो चुकी है और उसके साथ वो कोबिटेट करता है इस बिहाफ में, तो वो सेक्शन 81 में भारतीय न्याय संहिता और 494 में बिगैमी का अपराधी होगा, क्योंकि आप कोहैबिटेट कर रहे हैं और अब जो आपकी महिला है उसको आप जानबूझ के पहना रहे हैं कि आप शादी नहीं करें, जबकि आप शादीशुदा हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मेंस रिया एसेंशियल इंग्रेडिएंट किसका नहीं है, बिगैमी नहीं है, क्योंकि ये जो बिगैमी होती है ये जनरली बिगैमी का मतलब होता है कि जब आप आपकी वाइफ ऑलरेडी है और एक वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी कर ले, तो उसमें कोई, अब भाई आपकी वाइफ है तो अब स्वाभाविक सी बात है, तो अब आप उसमें मेंस रिया कहाँ से, गिल्टी माइंड आपके अंदर कहाँ से हो सकता है। और मर्डर में क्या है, मारने से पहले आप अपने अंदर एक इंटेंशन जनरेट करते हैं, थिफ्ट से पहले आप एक इंटेंशन जनरेट करते हैं, रॉबरी करने से पहले एक गिल्टी इंटेंशन जनरेट करते हैं, लेकिन बिगैमी में मेंस रिया कहाँ लगती है। तो ये चीज़ है, क्योंकि बिगैमी का हो सकता है कि बिगैमी का यहाँ पे अपराध भी दिया, लेकिन ये बिगैमी सिविल मामले में भी आती है और सिविल में कहाँ इंटेंशन होती है, सिविल में तो दो इंडिविजुअल के विवाद के बारे में बात की जाती है, तो एक ये भी कारण हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को प्रेम देते रहें। तो फिर मिलूँगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों से
उम्मीद और आकांक्षा मांगता हूँ। तो फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और कृपया दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और दोस्तों को बताते रहें, जिससे मैं आप लोगों को और भी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें लाता रहूँ। अभी तो मैं आप लोगों को MCQ करा रहा हूँ, अभी मैं पूरा लाभ आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊँगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज़ें पढ़ेंगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अब कोई भी महल रोम इज नॉट बुल्ड इन वन डे। तो वही है ना कि अब जो आपका किला है वो एक दिन में नहीं बन सकता, तो उसके लिए समय लगेगा, और ये समय मैं तभी दे पाऊंगा जब आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा प्रेम देंगे, थोड़ा सब्सक्राइब बेस बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आप उसको लाइक सब्सक्राइब और मेरे जो चीज़ें हैं उनको शेयर करेंगे, तभी तो मैं ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को रख पाऊंगा और कुछ प्रोडक्टिविटी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच पाएंगी। और करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें, धीरे धीरे मैं सब चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा, बस आपके साथ थोड़ा धैर्य और परसिवरेंस रखिए। और यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि किसी भी जर्नी में कूदने से पहले आप अपने दिमाग में ये ज़रूर रख के आएँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़िंदगी में सफलता पहले अटेम्प्ट में स्वाद चखने को मिल जाएगा, वो खुश नसीब होते हैं। ये लक फैक्टर भी होता है कि कुछ लोग पहले ही अटेम्प्ट में निकल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी गॉड उनकी परीक्षा ले लेता है कि उनमें कितना धैर्य है। तो अपने अंदर धैर्य बना के रखें, परसिवरेंस बना के रखें, जीतेंगे जरूर आप, बस आप लगे रहें। एंड ऑफ द डे आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक पाएगा, बस आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि हो सकता है आपका समय और टाइमिंग वो समय ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो आपकी टाइमिंग आएगी। तो बस इसी उम्मीद और विश्वास के साथ लगे रहिए, और अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को, जो इंस्टाग्राम में अर्पित फतेहपुरिया के नाम से, उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी काम की रीलें और बहुत सारी मोटिवेशन की चीज़ें देता रहता हूँ, तो उससे भी जुड़े रहें। तो आशा करता हूँ फिर मिलूंगा, तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।